So we'll start with a very quick recap of gravitational force. अगर आपको याद होगा हमने in the last lecture we have started off with types of forces और types of forces में हम लोग देख रहे थे first type which is fundamental forces in nature. नेचर में चार फंडामेंटल फोर्सेस है. कौन से चार है? नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर 3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड नंबर 4 वीक न्यूक्लियर फोर्स. उसमें से लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ कवर किया था एक. कौन सा एक? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो टुडे वी विल क्विकली रिवाइज ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड देन वी विल सी द रिमेनिंग 3 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर. तो फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस में पहला फंडामेंटल फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड इफ यू रिमेंबर, every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional to product of masses, inversely proportional to square of distance between them. तो अगर मेरे पास दो particles है जिसका mass m1 and m2 है, if the distance between these two is r, तो gravitational force F is directly proportional to m1 into m2 and inversely proportional to square of distance between them. तो F is proportional to m1 m2 by r square. और ये जो G होता है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है जिसको तुम बोलते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. फिर हमने देखे थे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो पहला प्रॉपर्टी, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड इट्स रेंज इज अनलिमिटेड. तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है और ये अट्रैक्टिव फोर्स है. ये लॉन्ग रेंज फोर्स और ये क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है. रिमेंबर, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स एंड ऑलवेज अट्रैक्टिव. मतलब जहां जहां मास होगा, मासेस में हमेशा अट्रैक्शन होगा. कभी ऐसा देखोगे नहीं कि एक मास दूसरे को रिपेल कर रहा है. देन नंबर 2, इट एक्ट्स बिटवीन बोथ माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जांपल, ग्रेविटेशनल फोर्स आल्सो एक्ट्स बिटवीन अर्थ एंड मून. मतलब प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, स्टार्स में तो एक्ट होता ही है, बट इट आल्सो एक्ट्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन. जिसके पास भी मास है, चाहे वो बहुत छोटा हो मतलब माइक्रोस्कोपिक हो या फिर बहुत बड़ा हो जैसे प्लैनेट्स. मैक्रोस्कोपिक हो तो हर जगह जहां मास है वहां पे कौन सा फोर्स एक्ट होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स. थर्ड प्रॉपर्टी, जहां जहां पे तुमको फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस दिखे उसको बोलते हो इनवर्स स्क्वायर लॉ. सो इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ. देन एज आई टोल्ड यू कि दो मासेस के बीच में कोई मीडियम है या नहीं है, उससे फोर्स चेंज नहीं होता, फोर्स ऑलवेज रिमेन्स सेम. इसलिए हम लोग बोलते हैं इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरवेनिंग मीडियम. तो कल के लेक्चर में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था. टुडे वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट फंडामेंटल फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. अगला फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. अब नाम में ही है इलेक्ट्रो. इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, रिमेंबर, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा, अभी स्कूल में आपने सीखा होगा, अगर आपके पास दो चार्जेस है एट रेस्ट, टू चार्जेस एट रेस्ट, सो वी नो दैट टू चार्जेस एट रेस्ट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर. मतलब टू चार्जेस एट रेस्ट क्या करते हैं? एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं. सो द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एट रेस्ट, the force between two charges at rest. तो हमारे पास दो चार्ज है, मान लो ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2, दोनों रेस्ट पे है, both are not moving, they will exert force on each other. इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. So the force between two charges at rest is known as electrostatic force, and the force between two magnetic poles. You know magnetic poles, north pole, south pole. तो जब आपके पास एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, दे अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ पोल रिपेल ईच अदर. So the force between two magnetic poles is called as magnetic force. तो हमारे पास अगर दो चार्जेस रेस्ट पे है तो दे विल एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. यू लास्ट बेंच, तुमको रोज नहीं बोलना चाहिए मैंने, उठो वहां से जल्दी से और साथ में नहीं बैठना और आगे आना है, फटाफट 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 क्विक.
क्विक 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 लास्ट बेंच, उठो 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 जल्दी। तो अगर हमारे पास दो चार्जेस एट रेस्ट है, उसमें कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि दे एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच अदर। और अगर दो मैग्नेटिक पोल्स है, दे एक्सर्ट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच अदर। अब होता ऐसा है, यू शुड नो कि अगर चार्जेस मूव होने लगे, मूविंग चार्जेस जब रेस्ट पे होते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, और चार्जेस जब मोशन में आते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करते हैं। सो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड्स। और अगर मूविंग चार्ज, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इजी है। चार्जेस मूव हुए तो क्या प्रोड्यूस कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मूविंग चार्ज किसी और की मैग्नेटिक फील्ड में चला गया तो उस पे वो फील्ड फोर्स एक्सर्ट करता है। क्या करता है? फोर्स एक्सर्ट करता है। सो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स, and magnetic fields exert force on moving charges, अभी इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला जो है आपको 12th में आएगा, 12th में देखेंगे, फिलहाल तो इतना पता होना चाहिए, राइट? तो देयरफॉर थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। इट इज टू सिंपल थिंग। मेरे पास अगर दो चार्जेस है, रेस्ट पे है, किस पे है? रेस्ट पे, नॉट मूविंग, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो एक दूसरे पे कौन सा फोर्स एक्सर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक ही बात है। अब जब चार्जेस मूव होते हैं तो व्हाट दे प्रोड्यूस? मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मूविंग चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड में चला गया तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या लगाएगा? मैग्नेटिक फोर्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो चार्जेस थे, दोनों मूविंग थे, तो दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हैं क्या? यस। नंबर 2, दो चार्जेस मूविंग है, पहला चार्ज मूविंग है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। उसमें कौन सा चार्ज है? दूसरा। तो दूसरे चार्ज पे कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक। और दूसरा चार्ज भी मूविंग है, वो खुद का क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। उसमें पहला चार्ज है तो पहले चार्ज पे क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। सो देयरफॉर यू कैन से, देयरफॉर forces between moving charges are electromagnetic. सिंपल, गुड। तो दो चार्जेस एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू भी फोर्स लगाएंगे, और क्योंकि वो मूविंग है तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो वो कौन सा फोर्स भी लगाएंगे साथ में? मैग्नेटिक। तो मूविंग चार्जेस में दो फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये पता होना चाहिए। बाय द वे, अभी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स जब देखा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल लिखा नहीं है, जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? दो एग्जांपल बता दो कोई भी। Moon revolves around Earth due to gravitational force. Number 2, the weight of an object, in fact your own weight, तुम्हारा खुद का weight, it is due to gravitational force exerted on you by Earth. तो हर बार हम लोग एक या दो एग्जाम्पल देंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में दो एग्जाम्पल्स थे, मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो गुड। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस है, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो भी देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जैसे हमने कल ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रॉपर्टीज देखे थे, वैसे आज इसके भी देखने हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, डू रिमेंबर ग्रेविटेशनल फोर्स का पहला प्रॉपर्टी क्या लिखा था तुमने? इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैन ईदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। सो इट कैन ईदर बी अट्रैक्टिव, इट कैन ईदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, नंबर टू, जैसे वो लॉन्ग रेंज फोर्स था, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, और ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता है, तो इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। थर्ड, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, जहां जहां पे इनवर्स स्क्वायर लॉ आए वहां पे फोर्स भी लॉन्ग रेंज होता है, मतलब इनफिनिट डिस्टेंस तक फोर्स एक्ट कर सकता है। देन नंबर फोर्थ, डू यू रिमेंबर हमने कल लिखा था, मतलब आज भी देखा हमने,
ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरवेनिंग मीडियम, मतलब दो मासेस के बीच में मीडियम है नहीं है, कौन सा मीडियम है कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर्स की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। यहाँ पे वैसा नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन इंटरवेनिंग मीडियम। इनफैक्ट दो चार्जेस में सबसे ज्यादा फोर्स तब होता है जब दोनों चार्जेस के बीच में कुछ नहीं हो, मतलब वैक्यूम हो या फिर एयर हो। जैसे ही तुमने दो चार्जेस के बीच में कुछ मीडियम भर दिया तो फोर्स कम हो जाएगा। सो मैक्सिमम फोर्स इज व्हेन दे आर इन वैक्यूम। सो इट डिपेंड्स ऑन इंटरवेनिंग मीडियम, इट डिपेंड्स ऑन इंटरवेनिंग मीडियम। देन एनी अदर प्रॉपर्टी, मैंने कल आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स ये वीकेस्ट है, और मैंने बोला था कि रुको हम लोग बाद में देखेंगे, तो अभी देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसके एग्जाम्पल्स, अगेन एग्जाम्पल मैं लिखूंगा नहीं, वैसे मैं बता दूंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास दो करंट कैरिंग वायर्स है, करंट कैरिंग कंडक्टर्स, कंडक्टर्स मतलब वायर्स केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। करंट कैरिंग ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, दोनों में करंट होना चाहिए। तो लेट अस से पहले वायर में करंट है I1, दूसरे वायर में करंट है I2। क्योंकि यहाँ पे करंट है, करंट मतलब क्या होता है, मूविंग चार्जेस, और मैंने अभी बताया चार्जेस मूव होते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस वायर में करंट होगा वो अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दोनों में करंट है तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले वायर के मैग्नेटिक फील्ड में दूसरा वायर है, तो दूसरे वायर पे क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में पहला वाला वायर है तो पहले पे भी क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। सो व्हेन यू हैव टू पैरेलल वायर्स carrying current kept close to each other, both of these wires produce their magnetic field and they are also in the magnetic field of each other। तो दोनों वायर्स अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे के फील्ड में भी है, दे आर आल्सो इन द फील्ड ऑफ ईच अदर, राइट। और जब देखो ये थोड़ा सा चीज अभी याद रखो, अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्जेस, तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, रिपल्सिव। और अनलाइक चार्जेस हो तो अट्रैक्टिव। यहाँ उल्टा होता है, जब लाइक करंट्स हो, लाइक करंट मतलब करंट्स इन सेम डायरेक्शन, करंट्स इन सेम डायरेक्शन, तो वो अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, क्या करते हैं। वो नोट्स में ना छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, नोट्स में दोनों जगह पे रिपेल लिख दिया है, तो वो करेक्ट कर लेना। इफ द करंट्स आर इन सेम डायरेक्शन, मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पे करेक्शन है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नीचे एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसमें सेकेंड पॉइंट, इफ द करंट हैपन्स टू बी इन द सेम डायरेक्शन देन दे विल क्या लिखा है, रिपेल ना, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर आएगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। एंड व्हेन द करंट्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन दे विल रिपेल ईच अदर। तो चार्जेस के केस में अगर दो सेम टाइप के चार्जेस हो, लाइक चार्जेस हो, तो वो रिपेल करते हैं। करंट के केस में अगर लाइक करंट हो तो वो अट्रैक्ट करते हैं। मतलब पता है क्या होगा, जैसे तुमने इन दोनों में से करंट पास किया सेम डायरेक्शन में, तो ये वायर ऐसा बेंड हो जाएगा और ये वायर ऐसा बेंड हो जाएगा, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। और जैसे तुमने करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया, लेट्स से एक वायर में तुमने करंट कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये यहाँ बेंड होगा, ये वहां बेंड होगा, तो दे विल रिपेल ईच अदर। तो ऐसा एक दूसरे से दूर जाएंगे। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अगले टाइप का जो फोर्स है, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, नेक्स्ट टाइप इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमको कंसिडर क्यों करना पड़ा, उसके लिए पहले के एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। अभी मैंने आपसे पूछा, टेल मी, अगर मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस है, जैसे दो प्रोटॉन्स है, विल दे अट्रैक्ट ईच अदर और विल दे रिपेल ईच अदर? रिपेल, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव है, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा, टेल मी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम में, एटम का स्ट्रक्चर मतलब एटम में क्या क्या होता है। एटम में होता है इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ है इलेक्ट्रॉन्स, रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड
समझो ये न्यूट्रॉन्स है एंड यू आर सेइंग प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स, ये प्रोटॉन्स है, राइट? यू नो व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस? डायमीटर, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस पता है आपको कितना होता है? 0 पॉइंट नहीं, 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, इतना छोटा होता है। अब तुमने खुद के ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। मैंने तुमसे पूछा कि दो प्रोटॉन्स है पॉजिटिव चार्ज, क्या करेंगे? तुमने बोला रिपेल करेंगे। फिर तुम ही बोल रहे हो इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन साथ में बैठे। अगर वो रिपेल कर ही रहे होते एक दूसरे को तो फिर साथ में कैसे आ गए? तुमने यहाँ बोला कि टू प्रोटॉन्स विल रिपेल ईच अदर, फिर तुमसे पूछा न्यूक्लियस के अंदर क्या है, तुमने बोला प्रोटॉन्स है। तो इतने छोटे से एरिया में प्रोटॉन प्रोटॉन साथ में कहाँ से आ गए? तुमको कोई इंसान पसंद नहीं कि तुम उसके साथ एक बेंच पे बैठते हो कभी? अनलेस एंड अनटिल टीचर ने जबरदस्ती किया तो। सेम यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन में अट्रैक्शन हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, इसको बोलते हो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और देखो वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियर क्योंकि वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट होता है, स्ट्रॉन्ग क्योंकि ये तो रिपेल करने चाहिए थे लेकिन अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है उससे स्ट्रॉन्ग है वो। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जरूरत क्या है? टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो तुम ये बोल रहे हो कि न्यूक्लियस कभी स्टेबल रह ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करके दूर जाएंगे। अगर दूर जाते ही तो फिर ये न्यूक्लियस बना कैसे, राइट? तो होता क्या है, जब दो प्रोटॉन्स में डिस्टेंस ज्यादा हो तो दे रिपेल ईच अदर, यस। लेकिन जैसे 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 डिस्टेंस कम हो जाए, कितना कम हो जाए? 10⁻⁻15 मीटर या उससे कम हो जाए, तो देन इन दोनों में एक नए टाइप का फोर्स एक्ट होने लगता है, और वो नए टाइप का फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर लेता है, और ये प्रोटॉन प्रोटॉन अभी क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। मतलब बेसिकली स्मॉल डिस्टेंस पे अट्रैक्ट करते हैं और लार्ज डिस्टेंस पे रिपेल करते हैं। तो टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियस, टू एक्सप्लेन the stability of nucleus, the stability of nucleus, we have to consider the existence of a short range strong nuclear force, short range strong nuclear force। अब ये न्यूक्लियर फोर्स करता क्या है? इट बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। बाय द वे, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल मुंबई में रहने वाले मुंबईकर, पुणे में रहने वाले पुणेकर, धुले में रहने वाले धुड़ेकर, वैसे न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले न्यूक्लियन कर नहीं बोलते हैं इसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, नहीं तो बोलेंगे न्यूक्लियर। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का कॉमन नेम क्या है? न्यूक्लियॉन्स। सो इट बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो जो भी होगा अगली बार सब क्या बोलोगे? न्यूक्लियॉन्स। और थोड़ा सा केमिस्ट्री का भी मैं बेसिक्स बता देता हूँ, बाय द वे यू हैव टू नो दिस। एलिमेंट्स, अभी थोड़ा सा तुमको पीरियोडिक टेबल पता होगा इस स्टेज पे, और हम लोग बात कर ही रहे हैं तो फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फिजिक्स में भी काम आएगा आगे। पीरियोडिक टेबल देखा होगा तुमने, तो यू नो हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? कितने होते हैं? 1। वैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप पता है? एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सबसे स्टेबल वाला है एक प्रोटॉन, फिर होता है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन जिसको तुम ड्यूटेरियम बोलते हो, फिर होता है एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन जिसको तुम ट्रिशियम बोलते हो। ड्यूटेरियम एंड ट्रिशियम आर अनस्टेबल। वो अनस्टेबल अगला टॉपिक है तो लगने वाला है, इसलिए मुझे बता देता हूँ, अनस्टेबल है, राइट। जैसे ही प्रोटॉन नंबर चेंज हुआ, बाय द वे आइसोटोप, आइसोटोन एंड आइसोबार आर द 3 थिंग्स दैट यू शुड नो। आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट।
आइसोटोप मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इतना सफिशिएंट है टू अंडरस्टैंड। एलिमेंट तब तक चेंज नहीं होता जब तक उसका प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं हो। प्रोटॉन नंबर 1 है, न्यूट्रॉन कितने भी हो तो वो हाइड्रोजन ही है, राइट। प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 0 है तो हाइड्रोजन। प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 1 है तो हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम। प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन 2 है तो हाइड्रोजन का आइसोटोप ट्रिशियम। जैसे प्रोटॉन नंबर चेंज हुआ वो बन गया हीलियम, 2 प्रोटॉन। 3 हो गया लिथियम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिसाइड विच एलिमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट, इसलिए इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मतलब न्यूक्लियॉन्स, इसको बोलते हो मास नंबर। क्या बोलते हैं? उसका भी रीजन है, क्योंकि अगर आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का मास पता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लगभग 1.67 × 10⁻27। मतलब बेसिकली अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का मास 1800 गुना 1800 टाइम्स ज़्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब एटम को मैक्सिमम मास कहाँ से मिल रहा है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को बोलते हो मास नंबर, क्योंकि वो तुमको मास बताता है एटम का। तो ये 2 चीज़ें याद रखना। अब जब तक प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होता तब तक एलिमेंट चेंज नहीं होता, एंड द टोटल एंड इट इज कॉल्ड एज ऑफ कोर्स एटॉमिक नंबर। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एज मास नंबर। गुड। तो कमिंग बैक टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, प्रॉब्लम ये था कि वी नो दैट प्रोटॉन विल रिपेल ईच अदर, लेकिन फिर एक छोटे से रीजन में प्रोटॉन बहुत सारे एक साथ है, तो एक साथ कैसे है? क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये समझाने के लिए हमको एक नए फोर्स को कंसिडर करना पड़ा, विच इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वो ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, इसका रेंज बहुत छोटा है, 10⁻⁻14 -15 मीटर का रेंज आता है। वो देखेंगे प्रॉपर्टीज में हम लोग। उसका काम क्या है? उसका काम है टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में रखने का काम करता है वो, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। So let us now look at the properties of strong nuclear force. Properties. पहला प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स क्या है? पहला प्रॉपर्टी इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये अट्रैक्टिव ही होता है, ये रिपल्सिव नहीं होता है। नंबर 2, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। कितना रेंज है इसका? 10⁻⁻14 या -15 मीटर से कम। नंबर 3, क्योंकि ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। सो इट डज नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब इसका मतलब क्या? आपको याद होगा मैंने बोला था इनवर्स स्क्वायर लॉ में फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स कम होगा। यहाँ वैसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे डिस्टेंस जैसे ही 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा हुआ, खत्म, फोर्स खत्म हो गया। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज इनवर्स स्क्वायर लॉ हियर। गुड। देन इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट। चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में और न्यूट्रॉन में सेम फोर्स है, इवन दो न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन डज नॉट हैव एनी चार्ज, लेकिन उस पर भी ये एक्ट होता है। सो दैट इज इट इज सेम फॉर प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। बराबर? गुड, इंपॉर्टेंट, इजी। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। तो ये सारे ही फंडामेंटल फोर्सेस में से सबसे स्ट्रॉन्ग है। इट इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज स्ट्रॉन्गर देन वीक न्यूक्लियर फोर्स। गुड, डन। अभी एग्जांपल लिखोगे, क्या हो गया एक्सप्लेन करके। एग्जांपल ये था, इट बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। So this is all about strong nuclear force. Last type of fundamental force in nature is weak nuclear force. देखो ऐसा है कि ये फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस हम लोग क्यों लेते हैं? क्योंकि हमको एक्सप्लेन करना होता है
कि वाई अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। फिर हम लोग बोलते हैं कि उनके पास मास है तो मास मास अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो पहले टाइप का फोर्स बन गया ग्रेविटेशनल फोर्स। टू एक्सप्लेन why two masses attract each other, you define gravitational force. To explain why two charges attract or repel each other, why two magnetic poles attract or repel each other, you define electromagnetic force. Why two protons or neutrons or proton and neutron can attract each other inside the nucleus, you define strong nuclear force. अब कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने सुना होगा न्यूक्लियर वेपन्स, ये सब सुना होगा। हाँ, तो क्या होता है ना, कुछ न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल वो स्टेबल नहीं होते हैं, तो उनका डीके होता है। डीके मतलब वो टूट जाते हैं, ब्रेक होते हैं। और जब वो ब्रेक होते हैं तो इस प्रोसेस में वो कुछ पार्टिकल्स इमिट करते हैं। पार्टिकल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, एक को बोलते हो बीटा पार्टिकल्स, एक को बोलते हो अल्फा पार्टिकल, और होता है गामा रेडिएशन। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई डीके to form stable nuclei, and in the process they emit some particle. अब फिजिक्स में या इस यूनिवर्स में अपने आप कुछ नहीं होता। वो एक बहुत फेमस कोट है, जोक भी है वो, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन एंड द रीजन इज नॉर्मली फिजिक्स, इट इज नॉट द अदर वे अराउंड। कोई भी चीज हो रही है तो उसके पीछे रीजन है, रीजन इज फिजिक्स। तो अभी ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो डीके अपने आप नहीं हो सकते, कोई एक फोर्स होगा जो डीके करवा रहा है। तो वो कौन है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियर। तो मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, तो आई जस्ट मेंशन दिस हियर, वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीके ऑफ। बाकी डिटेल हम लोग ये चैप्टर 12th में आएगा आपको, और केमिस्ट्री में भी आएगा, हम डिटेल में देखेंगे पूरा का पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स। अभी फिलहाल सिर्फ हमको इंट्रोडक्शन करना था। सो वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। अनस्टेबल न्यूक्लियाई, गुड। देन इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 यू शुड नो, इट एक्ट्स बिटवीन फंडामेंटल पार्टिकल्स। अभी फंडामेंटल पार्टिकल क्या, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको, लेकिन कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन इट। आज से कुछ 100 साल पहले जब हमको पता नहीं था कि व्हाट मतलब मैटर किससे बना है, तो मैटर को, सब्सटेंस को तोड़ते गए, जो लास्ट पार्टिकल बचा उसको बोल दिया एटम। एटम का मतलब ही होता है लैटिन में विच इज फर्दर इनडिविजिबल, मतलब इसको तुम और डिवाइड नहीं कर सकते। फिर एक्सीडेंटली एक एक्सपेरिमेंट में ऐसा समझा कि इस एटम में से नेगेटिव चार्जेस बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एटम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू नेगेटिव चार्जेस एंड पॉजिटिव चार्जेस, और वो नेगेटिव चार्जेस को पहली बार नाम मिला इलेक्ट्रॉन। फिर बाद में समझा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूक्लियस है। ये पहली बार था जब पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर को नाम मिला न्यूक्लियस, रुदरफोर्ड ने नाम दिया था। वो भी सब आएगा आपको 12th में, बराबर। फिर बाद में समझा कि न्यूक्लियस में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज नहीं है, देयर समथिंग कॉल्ड एज न्यूट्रॉन्स। तो आपके लेवल तक, 12th के लेवल तक आपको जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम सिखाया जाएगा तो आपको ऐसा बताया जाएगा कि एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल फॉर योर लेवल इज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो किस में एक्ट होता है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स में। किस में? एलिमेंट्री पार्टिकल, मतलब किस में? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। बट दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, क्योंकि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर फर्दर मेड अप ऑफ समथिंग कॉल्ड एज क्वार्क्स। क्वार्क। और क्वार्क के खुद के 6 टाइप होते हैं, 6 टाइप होते हैं, अप डाउन, टॉप बॉटम, चार्म, स्ट्रेंज। और क्वार्क इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। अभी ऐसा बोला जाता है कि क्वार्क आर मेड अप ऑफ स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग मैंने बीच में व्हाट्सएप पे स्टेटस शेयर किया था, उसमें ये एक्सप्लेन करके दिया था कि ये स्ट्रिंग्स होते क्या है। आई विल पुट इट अगेन, तो थोड़ा सा देख लो, हेल्प होगा। तो फंडामेंटल लेवल पे अब हमको समझ में आ रहा है
थोड़े थोड़े हमको एविडेंस मिले हैं एक्सपेरिमेंटली कि क्वार्क इटसेल्फ दे आर मेड अप ऑफ स्ट्रिंग्स, राइट। तो ठीक है, अभी अभी फिलहाल मैं ऐसा बोल दूंगा, इट एक्ट्स बिटवीन, वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। यहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मतलब है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, एक्ट बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, elementary particles. Of course, it is extremely short range force. It is extremely short range force. इसका रेंज बहुत ही कम है, शॉर्ट रेंज फोर्स। देखो क्या होता है, थोड़ा डिटेल बता देता हूँ आपको। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस का डायमीटर कितना है, 10⁻15 मीटर। इसके अंदर जो फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, गुड। देन लेकिन ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये सिर्फ अपने आजू बाजू के पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करता है, तो इसका जो रेंज है और भी कम है, इट इज इवन लेस देन 10⁻15 मीटर। देन थर्ड, इट इज एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज फोर्स। थर्ड, व्हाट थर्ड प्रॉपर्टी यू कैन से? हाँ, yes, it is stronger than gravitational force, but it is weaker than electromagnetic and strong nuclear force. तो stronger than gravitational force, stronger than gravitational force। इसलिए मैंने बोला था कि gravitational force weakest होता है, stronger than gravitational force। Done। तो ये तो थे फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। अब कुछ और फोर्सेस है जो फंडामेंटल नहीं है, वो अपने आप नहीं आते, वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, कर सकते हो। उसमें सेकंड है, अगर आप देखोगे आपके बुक में दिया होगा, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है ना, ऐसा कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस दिया है कि मैंने, इसके बाद होना तो चाहिए आइडियली, यस। तो अभी कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, मैंने कल ही आपको एग्जाम्पल दिया था, कल ही एग्जाम्पल दिया था, इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू। मैंने आपको बोला था कि कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जैसे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तब होता है जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के साथ फिजिकल कांटेक्ट में है, या फिर तुम जिस बेंच पे बैठे हो, तुम उस पर एक्शन लगा रहे हो, बेंच पे क्या लगा रहे हैं, रिएक्शन। तो रिएक्शन फोर्स भी ये तब होता है जब फिजिकल कांटेक्ट हो। तो कांटेक्ट फोर्सेस आर द फोर्सेस व्हिच एक्ट्स on bodies when they are in physical contact with each other. Example, friction and normal reaction. And non-contact forces are those forces which act on body even when the bodies are not in physical contact with each other. Example, gravitation. और और मून का टच कर रहे हैं क्या एक दूसरे को? नहीं। कांटेक्ट है क्या? नहीं। लेकिन फोर्स है क्या? हाँ। दो चार्जेस एक दूसरे को टच करेंगे तब फोर्स आएगा क्या? नहीं। बट दे स्टिल exert force, तो उसको आप बोलते हो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हम लोग इसको डिफरेंशिएट ही कर लेते हैं बेटर ऑफ। सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस को कैसे डिफाइन करोगे, अभी बताया मैंने। The forces which act on bodies, when they are in physical contact, with each other are known as contact forces, and the forces which act on bodies even when they are not in physical contact with each other are called as non-contact forces. The forces which act on bodies even when they are not in physical contact with each other. बराबर, ये पॉइंट नंबर 1 था। फिर पॉइंट नंबर 2 एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल अभी बताया मैंने, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन and reaction and etc. And here you have gravitational force, you have electromagnetic force etc. ठीक है, मैं एक ही मेंशन करता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स। गुड। देन अगला क्या है, रियल फोर्सेस एंड स्यूडो फोर्सेस।
Yes, real forces and pseudo forces. Real forces and pseudo forces. ये रियल फोर्सेस एंड pseudo forces भी तुमको मैंने बताया है ऑलरेडी. रियल फोर्स एंड pseudo force. pseudo का मतलब होता है फेक, नकली. रियल फोर्सेस एक्ट बिटवीन बॉडीज ड्यू टू इंटरैक्शन. देखो दिया होगा पॉइंट में. A force which is produced due to interaction between objects is called as real force. A force which is produced due to interaction between objects. Example बताओ तो एग्जाम्पल. Gravitational force. It is because of interaction between two masses. Example electrostatic force. Electromagnetic force. It is due to interaction between two charges. तो ये real forces है. Friction is also real force क्योंकि friction में दो bodies are in contact with each other. So remember, a force, even strong nuclear force is a real force. So a force which is produced due to interaction between objects is known as real force. और यहाँ पे ये जो force है real force, इसका जो source है, हर एक फोर्स का एक सोर्स होता है. इसका जो सोर्स है या ओरिजिन है ये ऑब्जेक्ट का खुद का नहीं, ये एक्सटर्नल है, बाहर से किसी ने लगाया. एग्जाम्पल मून को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? मून खुद को अट्रैक्ट कर रहा है क्या? नहीं. तो वो जो फोर्स लग रहा है मून पे उसका सोर्स क्या है? एक्सटर्नल है. राइट. तो रिमेंबर रियल फोर्सेस have source and origin external what? External to that of interacting bodies. एग्जाम में तुमको लिखना है ना, तुमको पता होना चाहिए. इसलिए अभी मैंने बताया कि मून को अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ को मून अट्रैक्ट कर रहा है, तो खुद मून को नहीं अट्रैक्ट करता, खुद अर्थ खुद को नहीं अट्रैक्ट करता. तो ये पता होना चाहिए रियल फोर्सेस का जो सोर्स होता है वो एक्सटर्नल होता है, वो बॉडी खुद पे नहीं लगाता है. लेकिन मैं एग्जाम्पल 3-4 बता ही दिए. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड मून इज रियल फोर्स बिकॉज ऑफ रियल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स. देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज ऑल्सो रियल फोर्स. राइट. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो रियल फोर्स. तो अभी मैं एग्जांपल लिखूंगा नहीं, आप पता होना चाहिए व्हाट इज अ सूडो फोर्स. तो रियल फोर्स तो हो गया, आप पता होना चाहिए सूडो फोर्स के लिए तुमको पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड. मैंने ये आपको कल बताया था जब मैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको सिखा रहा था. आपको मैंने बोला था कि सपोज एक बस है, वो सडनली रुक गया. तो व्हाट डू यू फील? यू फील push in the forward direction, right? So when a bus suddenly stops, we feel a push in the forward direction. या फिर when the bus is taking right turn, you feel a push to the left. अब ये जो फोर्स है इसका कोई सोर्स एक्सटर्नल नहीं है. So in this case, this push that you feel does not have a external origin. मैंने कल ये भी बताया था. किसी ने धक्का दिया तुमको, तुम बोले नहीं. ये क्या धक्का किसी ने? नहीं ना. तो फिर आपको ऐसा फॉरवर्ड पुश एक्सपीरियंस क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ योर ओन इनर्शिया. व्हाट इज योर इनर्शिया? मैंने कल बताया था. ये इनर्शिया कहाँ से आता है? मास. तो ऑब्जेक्ट खुद के मास की वजह से ये फोर्स फील करता है. राइट. और ये सब होता है बिकॉज यू आर इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. राइट. और ऐसा है कि हमने देखा था न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से एक्सेलरेशन बॉडी का तब तक नहीं हो सकता जब तक उस पर क्या नहीं लगता है? फोर्स नहीं लगता है. लेकिन यहाँ पे तो गाड़ी ने ब्रेक मारा, तुमको पुश फील हो गया. तुमको तो किसी ने धक्का दिया नहीं था, लेकिन तुमको फिर भी फील हुआ कि किसी ने पुश किया. राइट. तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड है क्या यहाँ पे? नहीं. तो वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को वैलिड करने के लिए हम इक्वेशन में जबरदस्ती एक एक्स्ट्रा टर्म लिख देते हैं. इक्वेशन में आता नहीं, हम लिख देते हैं. उस एक्स्ट्रा टर्म को क्या बोलते हो? सूडो फोर्स.
क्योंकि हमको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को वैलिड करना है, क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के हिसाब से जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, एक्सेशन होना चाहिए था क्या? नहीं होना चाहिए था। होना चाहिए था क्या? नहीं होना चाहिए था। तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। तो सूडो फोर्स एक्सप्लेन कैसे करोगे? व्हेन अ बस सडनली स्टॉप्स, we feel a push, in forward direction, but this push, मतलब force does not have an external origin, ये बाहर से नहीं लगा, does not have an external origin and is due to own inertia, मतलब own mass, and therefore hence Newton's laws of motion are invalid. तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को वैलिड बनाने के लिए, सो टू मेक न्यूटन्स लॉज वैलिड, we add an extra force term, and this extra term is known as, क्या बोलते हैं उसको? Pseudo force. Is known as pseudo force. So this is all about real forces and pseudo forces. So we'll move to the last, I think the last type of forces, conservative and non-conservative forces. ये बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ फोर्सेस है, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, और ये तुमको बहुत काम में भी आएंगे आगे। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, नाम में ही है कंजर्वेटिव, यू नो कंजर्व करना मतलब संभाल के रखना। When you say I have conserved my energy, मतलब मैंने मेरा एनर्जी संभाल के रखा। नॉन कंजर्वेटिव मतलब यूज करना। तो अभी ये कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। एंड दिस इज अ सिंपल एग्जांपल। तो लेट अस से हमारे पास एक टेबल है, और मैं मान लेता हूँ कि ये ग्राउंड लेवल है, दिस इज ग्राउंड, आई हैव अ टेबल, गुड टेबल, और मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं इसमें क्योंकि नोट्स में तुम्हारे पास सब कुछ है। देन लेट अस से वी हैव एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट था जो ग्राउंड पे था पहले, इसको एक पोजीशन को एक नाम दे देते हैं। लेट अस से दिस इज पोजीशन ए, और यहाँ पे टेबल पे एक पॉइंट है बी। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठा के यहाँ पे रखना है, ए से उठा के कहाँ रखना है? बी पे। सही है, अपने आप जाएगा क्या? नहीं, क्या करना पड़ेगा? वर्क, फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स क्या करता है? वर्क डन करता है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव एन ऑब्जेक्ट विच इज ऑन द फ्लोर एंड आई वांट टू कीप दैट ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी इसको अपोज कर रहा है। अब नॉर्मली अगर यहाँ पे आजू बाजू में कहीं पे भी एयर नहीं हो, ऐसा इमेजिन कर लो, एयर रजिस्टर को नेग्लेक्ट कर दो, तो इसका मतलब ये होता है कि मैं अगर ए से बी किसी भी पाथ से लेके जाऊँ, मतलब ए से भी ऐसा रखूँ, ए से भी ऐसा रखूँ, ए से भी ऐसा नीचे से घुमा के इधर से लाऊं, कोई भी पाथ ले लूँ मैं, वी कैन टेक एनी पाथ, तो हर एक केस में वर्क डन की वैल्यू सेम आ रही है। तो वर्क डन, क्योंकि यू शुड नो वर्क डन इस केस में सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। अगर फाइनल पोजीशन चेंज करता हो तो वर्क डन चेंज होता है। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन क्या था? ए, फाइनल क्या था? बी, राइट? तो वर्क डन इज सेम थ्रू एनी पाथ, मतलब वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, राइट? सो इफ आई हैव एन ऑब्जेक्ट विच इज एट फ्लोर point A and I want to keep it on table point B, right? So the work done against
द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज सेम थ्रू एनी पाथ। और जब तुम उल्टा करोगे, मतलब इसको यहाँ से यहाँ लाओगे, मतलब टेबल से कहाँ लाओगे, ग्राउंड पे लाओगे, अभी सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा कि जब तुम ए से बी ले जा रहे थे तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी था, अभी वर्क डन बाय ग्रेविटी है। हाँ, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी या वर्क डन बाय ग्रेविटी, दोनों केस में वर्क डन की वैल्यू सेम आती है। तो व्हेन द वर्क डन बाय अ फोर्स, व्हेन वर्क डन बाय अ फोर्स, work done by a force is path independent, is path independent, मतलब पाथ पे डिपेंड करता ही नहीं है, वो डिपेंड करता है वर्क डन बाय और अगेंस्ट, बाय और अगेंस्ट दोनों ही केसेस में। सो वर्क डन बाय और अगेंस्ट, व्हेन वर्क डन बाय और against a force is path independent, then such a force is known as conservative force, is known as conservative force। अभी पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ सिर्फ, फिर मैं टेबल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा दोनों का डिफरेंस क्या है। इज नोन एज कॉन्जर्वेटिव फोर्स। तो याद रखना कॉन्जर्वेटिव फोर्स में सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन मैटर करती है, पाथ मैटर नहीं करता। तुम किसी भी पाथ से ऑब्जेक्ट को लेके जाओ, फोर्स जो वर्क करेगा वो सेम होगा, चाहे वो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो, चाहे वो वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी हो। सो व्हेन वर्क डन बाय और अगेंस्ट अ फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, देन सच अ फोर्स इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स, राइट। और ये इंपॉर्टेंट है, आगे समझ में आएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुड, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नाम का एक कॉन्सेप्ट हमको डिफाइन करना है। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही होता है सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता वो। देन अब इमेजिन यहाँ पे हम लोगों ने एयर रेजिस्टेंस भी ले लिया। मान लेते हैं कि ये एक रीजन ऑफ स्पेस है जहाँ पे एयर है। अब सोचो कि अगर मैं इस पाथ से लेके जा रहा हूँ, तो ये पाथ नंबर 1 है, तो एयर बीच में आया क्या? नहीं। तो एयर ने अपोज किया क्या? नहीं। तो एयर के रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में एनर्जी खर्च हुआ क्या, स्पेंड हुआ क्या? नहीं। एनर्जी लॉस हुआ क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं दूसरे पाथ से लेके जाता हूँ, क्या होगा? एयर विल अपोज नाउ, मतलब इस केस में द वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। तुम कौन से पाथ से जा रहे हो उसके हिसाब से वर्क की वैल्यू चेंज होने वाली है, राइट। सो when work done by or against a force is path dependent, then such a force is known as non-conservative force। तो याद रखना ये सिंपल वर्क डन बाय अ फोर्स, when work done by or against a force is path dependent, then such a force is known as non-conservative force, non-conservative force। सिंपल विल कीप इट सिंपल, क्योंकि सिंपल ही है, सिंपल ही रखो उसको। क्लियर यहाँ तक? पक्का श्योर गुड। अब जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं एक टेबल के फॉर्म में इसको कंपेयर कर लेता हूँ, और वो टेबल भी मैंने आपको दिया है, आई हैव गिवन यू दैट इन नोट्स ऑल्सो। तो विल मेक कंपैरिजन बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो कंजर्वेटिव force, non-conservative force। तो what is the first point you see there? क्योंकि एग्जाम में लिखना तुमको, तो तुमको याद रखना है। वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, तो वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, तो वहां पे आएगा वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, तो वहां पे आएगा वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, एंड वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज 0। इसका मतलब क्या है? मैं जानबूझ के इसको पेंडिंग रखा था। देखो ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे फ्लोर से, ग्राउंड से टेबल पे ऑब्जेक्ट रखना है तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी हुआ, इसको पॉजिटिव वर्क लेते हैं, राइट। मान लो पॉजिटिव वर्क है, और जब मैं टेबल से ग्राउंड पे ले जा रहा हूँ तो वर्क डन बाय ग्रेविटी है, इसको नेगेटिव वर्क मान लो। तो जितना वर्क
टेबल से ग्राउंड से टेबल पे लाने में हुआ पॉजिटिव, उतना ही वर्क टेबल से ग्राउंड पे लेके आने हुआ नेगेटिव. व्हाट इज +2 -2? 0. व्हाट इज +3 -3? 0. तो ग्राउंड से टेबल तक पॉजिटिव वर्क था और टेबल से ग्राउंड तक नेगेटिव था, उतना ही था. तो टोटल वर्क डन कितना हो गया? 0. इसलिए क्या बोला है? वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज 0. सो वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज 0. और यहाँ पे नॉन जीरो क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, मैंने आपको ये बताया कि नॉन कंजर्वेटिव केस में बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ पे कहीं बीच में एयर होगा या कुछ और होगा, ड्रैग होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्सेस को ओवरकम करने में एनर्जी का लॉस होता है. तो इसलिए राउंड ट्रिप में वर्क 0 नहीं होता है, क्योंकि हो सकता है कि मैंने फ्लोर से ग्राउंड से टेबल तक एक पाथ लिया, लेकिन वापस जाते वक्त दूसरा पाथ लिया, दूसरे पाथ में लॉस हो गया, तो राउंड ट्रिप में वर्क 0 होगा क्या? नहीं. तो वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज नॉट 0. थर्ड पॉइंट, व्हाट इज थर्ड पॉइंट? सेंट्रल इन नेचर. ऐसा लिखा है ना? हाँ. सेंट्रल इन नेचर मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होते हैं ना, उनका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होता है. एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स. मैंने कल भी बताया था आपको कि ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर बाकी के फोर्सेस हमेशा सेंटर टू सेंटर एक्ट होते हैं. दे डू नॉट एक्ट फ्रॉम सरफेस टू सरफेस. मैंने कल बताया था आपको ये कि अर्थ और मून में जो फोर्स है वो अर्थ के सरफेस से मून के सरफेस तक नहीं है, वो अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर तक है. तो दिस आर सेंट्रल इन नेचर, दिस आर नॉन सेंट्रल इन नेचर. मतलब इनका डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर नहीं होता है. जैसे फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और इट इज नॉट टुवर्ड सेंटर. देन नंबर 4, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, लेकिन कंडीशन है टोटल एनर्जी PE इज कंजर्व्ड. वहां पे कंजर्व नहीं होता है, सही बात है. टोटल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड. टोटल एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड. बट इन द फर्स्ट केस टोटल एनर्जी भले ही कंजर्व्ड हो, लेकिन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल. मतलब क्या होता है बताता हूँ. ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड पे था तो रेस्ट पे था, बराबर. ग्राउंड पे था, हाइट 0 है, हाइट 0 तो पोटेंशियल कितना है? 0 है. अब मैंने वर्क किया उसको ऊपर उठाने में, और अभी थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना क्योंकि इट इज रियली इंपॉर्टेंट. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी ताकत, ऐसा हम ताकत बोलते हैं, ताकत नहीं होता, वो एनर्जी है. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो हमने जो वर्क किया उस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से टेबल तक लाने में, वो कहाँ गया? पहले ऑब्जेक्ट किसमें था? रेस्ट में था. हमने वर्क किया, ऑब्जेक्ट क्या होने लगा? मूव. अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो कौन सा एनर्जी होता है? हाफ mv². मतलब कौन होता है? काइनेटिक एनर्जी. क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी. पहले हाइट 0 था, पोटेंशियल एनर्जी 0 था, सिर्फ क्या था? काइनेटिक एनर्जी. अब जब तुम ऑब्जेक्ट को ऊपर ला रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट तुम ऊपर थ्रो करोगे तो उसका स्पीड क्या हो जाता है? कम होता है ना. जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है तो कौन सा एनर्जी कम हो रहा है? काइनेटिक, क्योंकि स्पीड कम हो रहा है. लेकिन हाइट बढ़ने से कौन सा एनर्जी बढ़ता है? पोटेंशियल. तो जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? पोटेंशियल में. और जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो रहा है? काइनेटिक में. इसलिए ऐसा लिखा है कि टोटल एनर्जी मतलब सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज कांस्टेंट, लेकिन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर इंटर कन्वर्टिबल. तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ये कांस्टेंट नहीं होते, ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं. लेकिन व्हाट इज कांस्टेंट? टोटल एनर्जी, मतलब एडिशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल. ये हो गया आपके इंटर कन्वर्टिबल. बराबर. लास्ट पॉइंट, वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल. मतलब जितना तुमने वर्क किया था ऑब्जेक्ट को फ्लोर से टेबल तक लेके जाने में, पूरा का पूरा वर्क वापस मिल सकता है तुमको. वहां पे नहीं मिल सकता. वर्क डन इज नॉट कंप्लीटली रिकवरेबल. क्यों? क्योंकि लॉस हो गया ना, टू ओवरकम फ्रिक्शन. तो वो जो लॉस हुआ ड्यू टू फ्रिक्शन, इट इज नॉट कंप्लीटली रिकवरेबल. वो वापस मिल नहीं सकता हमको. तो these are the 5 points of differentiation between conservative and non-conservative forces. बाकी का to be continued tomorrow.